So once again, very good morning to all. So in the previous part we all read about the turbulent flow, streamline flow, इन सभी के बारे में बात किया था. अगर उसमें कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है then please let me know. ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं. तो चलिए let's start with the next topic of our today's, that is known as your critical velocity. आज हम करेंगे critical velocity and Bernoulli's theorem. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा. ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल वेलोसिटी 3 मार्क्स में बहुत बार पूछी जा सकती है और बर्नौलीज थ्योरम हर बार पेपर में आता है अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्रिटिकल वेलोसिटी. मैंने बताया था आपको क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में. क्रिटिकल वेलोसिटी वो लिमिटिंग वैल्यू है, वो लिमिटेड वैल्यू है जिसके फ्लो करने से, मतलब जब वो फ्लो करे, वो वेलोसिटी हो, तो वहां पर जो फ्लो होगा दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है, अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. लेकिन अगर हम अबोव क्रिटिकल वेलोसिटी के चले जाते हैं देन द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट. बताया था मैंने आपको, स्ट्रीमलाइन का मतलब स्ट्रेट और टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसी उसके पाथ में आ जाए, फ्लो के पाथ में, तो वो उसके शेप के अकॉर्डिंग चला जाता है ना. तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो लिमिटिंग वेलोसिटी है जो कि हमें क्या बताती है, विच टेल्स अस अबाउट द फ्लो. फ्लो के बारे में बताती है कि अगर उसके वहां तक है तो वो फ्लो कैसा होगा. इट इज स्ट्रीमलाइन, अदरवाइज इट इज नोन एज योर टर्बुलेंट फ्लो. उसको क्या बोलते हैं बेटा? अदरवाइज इट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है. अब क्रिटिकल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा वीसी से. किसे डिनोट करते हैं? वीसी से. ठीक है, और ये डिपेंड करती है 3 रीजन के ऊपर. क्रिटिकल वेलोसिटी 3 रीजन के ऊपर डिपेंड करती है. पहला रीजन है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि फ्लो कैसा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है. किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा के ऊपर डिपेंड करती है. किसके ऊपर डिपेंड करती है? ईटा के ऊपर. ठीक है. सेकेंड वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो. ठीक है. और थर्ड वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ ट्यूब, कि किस तरह की जो ट्यूब है, किस ट्यूब के अंदर कैसा फ्लो हो रहा है, उस रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज आर. 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, second is known as the density of liquid and third one is known as the radius of tube r. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी का देखें सी, तो यहाँ पे कितने आएंगे बेटा आपके पास? बी सी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपके ईटा के ऊपर, रो के ऊपर और आर के ऊपर. जैसे हम डायमेंशन के केस में लिखते थे, सेम वही केस हमने लिखा, ईटा ए, रो बी, आर सी. ठीक है. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा? That is equal to K. K, eta A, rho B and R C. ठीक है. अब क्रिटिकल वेलोसिटी है. What is the dimension of velocity? वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बेटा? वो होती है आपके पास, कितनी होती है? m0, n1 और t minus 1. वेरी गुड. इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, हमें उसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं. ईटा की डायमेंशन मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, दैट इज m1, n-1 और t minus 1 रेज़्ड टू पावर a. ठीक है. सिमिलरली रो डेंसिटी है, डेंसिटी का कितना होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज mn minus 3 रेज़्ड टू पावर b. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज द रेडियस, दैट इज l रेज़्ड टू पावर c. यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए बेटा. एनीवन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? लेट मी नो. नो मैम. ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? ए, बी और सी वैल्यू पुट कर दी. अब हमने क्या करना है? दोनों तरफ कंपेयर करना है. ठीक है. तो कंपैरिजन के लिए पहले हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा करना पड़ेगा. व्हाट वी गेट? m0, n1, t minus 1 इज इक्वल टू, अब m की पावर देखिए, ये 1 के साथ a को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? a. यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 ही है. 1 के साथ b को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? b.
और यहाँ पे m का कोई नहीं है इसलिए c तो आएगा ही नहीं। बेस सेम पावर इज एडेड, बेस सेम है तो पावर को हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। l की पावर देखिए -1 इंटू a इज -a, -3 इंटू b इज -3b, और यहाँ पे 1 इंटू c इज +c। बेस सेम पावर इज एडेड एंड t की पावर देखिए t और किसी में नहीं है, सिर्फ a में है तो -a होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No one? No one is facing any problem up to here? Yes or no? No, ma'am. अब हमने क्या करना है? What is the next process in dimension? क्या होता है next process? क्या करना पड़ता है हमें बेटा? बताइए। वेरी गुड। क्या करते हैं हम? नेक्स्ट प्रोसेस दोनों तरफ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, m की पावर को l की पावर को और t की पावर को। यस, अब a प्लस b और यहाँ पे कितना m की पावर 0 है तो a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 0। ठीक है, यहाँ -a -3b प्लस c है, वहाँ कितना है m की पावर 1 है, यहाँ t की पावर है बेटा -a और यहाँ कितनी है आपके पास -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो a कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b किसके इक्वल हो गया, -1 के, ये b हो गया, b की वैल्यू भी आ गई। अब c की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, -a कितना है बेटा 1, -3 इंटू b कितना है -1 प्लस c इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -1। यहाँ तक बताइए। तो आपके पास आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c आपके पास b c आ गया बेटा, आपके पास k eta raised to power a is 1, rho raised to power b is -1 and r raised to power c is -1। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे यू विल गेट k eta -1 वाली वैल्यू इसको नीचे जाएगी, रो इंटू r। यहाँ तक आपकी क्या आ गई, दिस इज नोन एज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी कि इतनी वेलोसिटीज है कि जहां तक फ्लो क्या रहेगा, अगर इतना वेलोसिटी है देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, अगर इससे अबव वेलोसिटी हो गई देन द फ्लो इज टर्बुलेंट। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग। हाँ जी बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था तो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक which I am going to write it here, that is the most important part of this chapter, that is the Bernoulli's theorem। और ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पूरी डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा उसको। ठीक है, अगर आप लोग कोई और काम भी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ के पहले इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इस चैप्टर का। टॉपिक का नेम है बेटा बर्नौलीज थ्योरम। क्या नेम है, क्या नेम है, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम नाम है साइंटिस्ट का, बर्नौली। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था, बर्नौलीज थ्योरम। जैसे मैथ्स में थ्योरम करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल सेम टाइप की थ्योरम हमारे पास यहाँ पर है, बर्नौलीज थ्योरम। अब देखिए बर्नौलीज थ्योरम के केस में हमारे पास कुछ आइडियल कंडीशंस है। ठीक है, क्या है आइडियल कंडीशंस, वो कंडीशन क्या थी, 3 या 4 कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहली कंडीशन जो बर्नौली ने बताई थी कि जो फ्लूइड है वो हमेशा नॉन विस्कस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस, ताकि उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगे ही ना। ठीक है, विस्कस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, नॉन विस्कस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। सेकेंड आइडियल कंडीशन मैंने बताई थी कि लिक्विड आपका जो फ्लूइड है दैट इज द इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, जो कंप्रेस ना हो सके, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। थर्ड बताया था उन्होंने कि ये थ्योरम जो है सिर्फ एप्लीकेबल है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। एंड द फोर्थ वन इज द फ्रिक्शनल फ्री फ्लो। ये 4 कंडीशन अगर हमारे पास होती हैं तब हम कह सकते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम जो है वो वैलिड है। कौन कौन सी कंडीशन बताई मैंने आपको, नॉन विस्कस, इनकॉम्प्रेसिबल, स्ट्रीमलाइन फ्लो और फ्रिक्शन फ्री फ्लो।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो बर्नौली ने क्या बोला कि जब एक नॉन विस्कस या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, और वो भी कैसे? स्ट्रीमलाइन फ्लो में, स्ट्रीमलाइन कंडीशन में, बिना किसी फ्रिक्शन के या बिना किसी रेजिस्टिव फोर्स के, तो उस केस में हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना होता है? टू प्रूव, वो क्या प्रूव करना होता है आपकी? दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मूविंग या flowing from one point to another in a streamline condition without any resisting force, then kinetic energy, potential energy plus pressure energy is equal to constant। और इसी को ही हमने प्रूव करना है कि कांस्टेंट कैसे आते हैं चीजें। स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत बेटा? एनी प्रॉब्लम इन द स्टेटमेंट टू एनीवन? नो वन इन द स्टेटमेंट एज वेल एज टू प्रूव। हमने क्या प्रूव करना है? और देखिए इसका डायग्राम है, फिर उसके आगे हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। डायग्राम ध्यान से देखिए। ये आपके पास क्या है? ट्यूब है, ठीक है। एक तरफ से इसका एरिया बेटा बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ से उसका एरिया क्या है बेटा? बहुत कम है। ट्यूब ली हमने, एक तरफ से तो उसका एरिया ले लिया हमने, लेट इट बी A1, और दूसरी तरफ से हमने उसका एरिया ले लिया बेटा, लेट इट बी A2। ठीक है, प्रेशर इसके अराउंड है बेटा P1 और यहाँ से प्रेशर हमारे पास P2। ओके, V1 वेलोसिटी से इधर से लिक्विड एंटर करता है, फ्लूइड एंटर करता है, और इधर से V2 वेलोसिटी से बाहर निकल जाता है। गॉट इट? यहाँ से लेकर यहाँ ग्राउंड तक का जो हाइट है इसकी, वो हमने ले ली, लेट इट बी H1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ग्राउंड की हाइट है, लेट इट बी H1 एंड H2। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया C पॉइंट से D पॉइंट तक का। ठीक है, और ये फ्लूइड जो है इसके अंदर ऐसे फ्लो करते हैं, ऐसे बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डायग्राम में जैसे ये ट्यूब है ना, इसमें तो क्या है, ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, लेकिन अगर कुछ ऐसा ट्यूब हो जिसका यहाँ वाला एरिया मैक्सिमम हो और यहाँ वाला एरिया कम हो, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो किस तरफ ज्यादा लगेगा? क्योंकि जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा। तो जो प्रेशर रहेगा वो इस एरिया से, जो पतला एरिया है, थिन एरिया है, उससे ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है इस उसकी वो कितनी है? हाफ m1v²। ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? हाफ mv2²। मास उसका m ही है। तो इसकी कुछ की पॉइंट्स है बेटा, वो की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला की पॉइंट इसका आता है काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड की पॉइंट आता है इसका पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड आता है इसके अंदर कुछ वर्क डन। ठीक है, की पॉइंट इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करना है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mgh। हमें पोटेंशियल एनर्जी भी देखना है, लेकिन प्रेशर एनर्जी हमारा कहाँ से आएगा बेटा? वर्क डन से आएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला अगर उसके केस में देखा जाए, प्रेशर वॉल्यूम के केस में, यू आर हैविंग PdV, ये आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन का। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, जब यहाँ से वो फ्लूइड मूव करेगा, ठीक है, एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी किस तरफ ज्यादा होगी? उसकी V1 की तरफ ज्यादा होगी या V2 की तरफ ज्यादा होगी वेलोसिटी? ये बताइए मुझे। एरिया A2 की तरफ वेलोसिटी ज्यादा होगी या एरिया A1 की तरफ उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? बताइए। V1 कैसे? कैसे बेटा? आपने लिखा V1, लेकिन कैसे? एनी आइडिया? V2 इज ग्रेटर देन V1 या V1 इज ग्रेटर देन V2? अब एक चीज बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि जितना कम उसका एरिया होता है प्रेशर उतना ज्यादा जाता है, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो मूव करेगा, है ना? तो कहाँ एरिया कम है? A2 की तरफ कम है ना एरिया। जब A2 की तरफ एरिया कम होगा तो वेलोसिटी भी उस तरफ ही ज्यादा होगी, है ना? तो वेलोसिटी मींस V2 जो है वो V1 से क्या होगा बेटा?
बड़ा हो गया। समझ आया क्यों आया बेटा? यस बेटा? यस मैम। ठीक है, तो V2 जो है वो V1 से क्या होगा बेटा? बड़ा हो जाएगा आपका। अब हमने क्या करा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली, क्योंकि V2 का जो है वो ज्यादा है, V1 क्या है आपके पास कम है, तो आपका इन दोनों के बीच में जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होएगा वो क्या आएगा, इस काइनेटिक एनर्जी में इस काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। वहां से आपके पास क्या आ जाती है, कितना बड़ा है वो काइनेटिक एनर्जी। तो आप पहले निकालेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना हो गया बेटा, हाफ mv2 माइनस हाफ mv1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। ठीक है, हमने इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आता है आपका डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ डिक्रीज क्यों लिखा, यहाँ इंक्रीज क्यों नहीं लिखा, कोई आइडिया है किसी को? Why I am writing here decrease in potential energy? अगर आपको यहाँ देखा हो, इस पॉइंट पर उसकी हाइट मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर उसकी हाइट मिनिमम है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। इट मीन्स mgh1 में से mgh2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दिस इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, अब देखो एनर्जी हमें वहां चल रहा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया। थर्ड की पॉइंट क्या था हमारे पास, व्हाट इज द थर्ड की पॉइंट? थर्ड की पॉइंट था हमारे पास वर्क डन निकालना। ठीक है, तो वर्क डन हमने पहले सी पॉइंट पर देखना है, सी पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चलेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन एट पॉइंट सी, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा वर्क डन का, है ना। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो सी पॉइंट पर प्रेशर है P1 और एरिया है A1 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो v इंटू टी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। ठीक है, तो स्पीड कितना लिया यहाँ से, v1 हुआ, और किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे v1 इंटू टी, v1 इंटू टी। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तभी बोल रही हूँ। ठीक है, P1 A1 इंटू V1 इंटू टी हो गया आपके पास। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर टू एनीवन? बताइए बेटा। नो मैम। Only 1 and 2 students are getting. Others? Any problem up to here to anyone? Good morning everyone. बताइए। नो मैम। ओके, देखिए अब यहाँ पे एक चीज बताइए, मुझे ध्यान से बताइएगा, एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी हो गया v1 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं इसको वॉल्यूम कंसिडर कर सकती हूँ? वॉल्यूम हाइट इंटू एरिया होता है ना, एरिया अब हमारे पास क्या है यहाँ पे A1, ठीक है, और हाइट क्या है हमारे पास यहाँ पे v1 इंटू टी कंसिडर करेंगे आप। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, इसको इस पूरे टर्म को आप वॉल्यूम के इक्वल कंसिडर करेंगे, P1 इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास मास बाय डेंसिटी। तो आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा, P1 m बाय d डेंसिटी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। बताइए बेटा, ये समझ आया वॉल्यूम क्यों लिया हमने इसको यहाँ पर, A1 V1 इंटू टी को हमने वॉल्यूम क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, कुछ ऐसा लगा लीजिए, कुछ ऐसे टाइप का एरिया है, सिलेंड्रिकल टाइप का। ठीक है, ये हाइट थी इसकी v1 इंटू टी, एरिया का इसका A1, तो A1 इंटू एरिया इंटू हाइट क्या कहलाता है आपका, वॉल्यूम ही तो कहलाता है ना। तो इसलिए हमने क्या लिया, इसको वॉल्यूम कंसिडर किया। तो और वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, तो m बाय डी। ऐसे ही अगर आपने वर्क डन निकालना है एट डी पॉइंट पर, एट डी, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, P2, ठीक है, m बाय डी। वर्क डन निकल गया।
अब नेट वर्क डन निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, नेट वर्क डन निकल आएगा आपके पास। तो नेट वर्क डन कितना आ गया आपके पास, नेट वर्क डन P1 माइनस P2 इंटू m/d, इसको कॉमन निकाल लिया, P1 माइनस P2 आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम था? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? बताइए बेटा। मैम यहाँ पर वर्क डन में माइनस क्यों आया? कहाँ पे बेटा? बेटा जब आप वर्क डन कर रहे हो, देखिए जब आपने नेट वर्क डन निकाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वर्क डन किया आपने, ठीक है, कितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसके लिए आप नेट वर्क डन तो निकालेंगे ना। नेट वर्क डन आपके पास इस पॉइंट पर आया P1 m/d, इस पॉइंट पर आया P2 m/d, तो यहाँ पे क्या वर्क डन का डिफरेंस नहीं है? जब एरिया का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, तो क्या वर्क डन का डिफरेंस नहीं आएगा उसमें? आपको नेट वर्क डन निकालना है, तो नेट वर्क डन का मतलब क्या हो कि यहाँ कितना काम किया था और यहाँ कितना काम हुआ, उन दोनों के बीच का नेट कितना वर्क डन आपने किया, तो आप क्या करेंगे उसमें से उसको माइनस से तो करेंगे, ठीक है ना। तो P1 m/d बाय माइनस P2 m/d, माइनस कर दीजिए आप उसको। नेट वर्क डन होता है आपका कितना वर्क डन हुआ है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना वर्क डन आपने करवाया। एनर्जी तो प्रोवाइड करवा दी, लेकिन वर्क डन कितना आया आपको वो देखना है। आई बेटा बात समझ? यस बेटा, यस। उसके आगे हमने क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताती है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है आपका, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन के। आप अगर याद हो आपको तो वर्क एनर्जी थ्योरम की थी हमने वर्क चैप्टर में, चैप्टर नंबर आई थिंक सो 4 या 5 में, वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ आया यार? यस बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम की थी हमने। यस मैम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या करा था, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किया था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया था हमने, माइनस कर दिया था, है ना। ऐसे यहाँ पर हमने करना है, हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे अपन, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास आता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, डिफरेंस इन टू एनर्जीज के, ठीक है। लेकिन यहाँ हम करेंगे कैसे, वो आप वैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, नेट वर्क डन, ठीक है। वर्क डन अगर निकालना है तो दोनों एनर्जी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगी। यही तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। यही तो कंजर्वेशन कहलाती है कि दोनों का वो क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, दोनों एनर्जी में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना निकालता है ये, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना निकालता है ये, और वर्क डन कितना निकाला ये। पुट करिए वैल्यूज को, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgh1 माइनस mgh2 प्लस P1 m/d माइनस P2 m/d। जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब V1 H1 और P1 वाले टर्म एक साइड ली जाइए, V2 M2 H2 और P2 वाले टर्म एक तरफ ली जाइए। देखिए क्या आएगा आपके पास, पहले P2 वाले टर्म्स लेते हैं, हाफ m V2 का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आइए, प्लस हो जाएगा mgh2, इसको इधर लेके आइए प्लस P2 m/d। ये सेकंड वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। अब ये वाले टर्म्स इधर ले जाइए, पहले आ जाएगा हाफ m V1 स्क्वायर, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस mgh1 है प्लस P1 m/d। वन वाले टर्म्स एक साथ ले आए, अब टू वाले टर्म्स एक तरफ ले गए, ठीक है। ये एंड C वाला है, ये एंड D वाला है। अब अगर मुझे ये देखना है, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ d/m से, डेंसिटी बाय मास से। मैं अगर डिवाइड करूंगी तो देखो क्या क्या चीज आती है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं डेंसिटी बाय मास से कर रही हूँ, डेंसिटी बाय मास मतलब m से m तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ आपके पास b रह जाएगा, r d v2 का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे भी m से m कैंसिल हो जाएगा, dH2 रह जाएगा। यहाँ से तो m/d पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, P2 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा हाफ dV1² प्लस dGH1 प्लस P1। और जब हम इसको देखें दोनों तरफ, क्या हमें दोनों तरफ इकट्ठे एक जैसे टर्म्स दिखाई दे रही है? ठीक है, तो क्या मैं इसको दोनों टर्म्स को एक जैसे लिख सकती हूँ? यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ये हो जाएगा dV, V2 माइनस V1 को V कंसिडर कर लिया, ऐसे H2 माइनस H1 को क्या कंसिडर कर लेंगे, H कंसिडर कर लेंगे, dGH प्लस P2 माइनस P1 को क्या कर लेंगे, P, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के। तो यही तो हमारी थी, ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास है प्रेशर एनर्जी, तो किसकी इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था यहाँ पर, बताइए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बर्नौलीज थ्योरम एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर आपको यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, then you can ask on our YouTube channel as well as you can comment us on our email ID, that is letclasses@gmail.com, and it's your care, your love कि हम आगे मोटिवेट हो रही है। तो प्लीज़ अपना केयर, अपनी लव इसी तरह से हमें करते रहिए, हमें देते रहिए ताकि हम आगे मोटिवेट होते रहें। और प्लीज़ जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन बच्चों को हेल्पफुल हो जाए जो बच्चे ट्यूशन्स पढ़ने में असमर्थ हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए।